विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। पिछले वीडियो में हम नेपोलियन के पतनों के कारणों की चर्चा कर रहे थे और इसके बारे में चर्चा करते हुए हमने पोप से शत्रुता, स्पेन का राष्ट्रीय आंदोलन, मास्को अभियान, लिपजिंग का युद्ध और वाटरलू के युद्ध के बारे में और इसके बाद महाद्वीपीय व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हुए बताया था कि ये सब नेपोलियन के पतन के लिए किस तरह से जिम्मेदार हुई या इन कारणों से नेपोलियन का पतन किस प्रकार हुआ। इन कारणों के अलावा और भी अनेक कारण थे जिनकी वजह से नेपोलियन का पतन असंभावी हो गया। तो और अन्य क्या कारण थे, इसकी चर्चा आइए अपन इस वीडियो में करते हैं। तो देखिए, आगे की चर्चा करते हुए हम बताते हैं कि नेपोलियन की महत्वाकांक्षा किस तरह से उसके पतन का कारण हुई। नेपोलियन जो बहुत ही महत्वाकांक्षी था, वह पूरे यूरोप को अपने अधिकार में करना चाहता था। इसके लिए उसे लगभग 40 युद्ध लड़ने पड़े और अधिकांश में उसे सफलता मिली। इन सफलताओं में उसके सेनानायकों का भी बहुत योगदान रहा, परंतु सभी सफलताओं का सारा श्रेय वह स्वयं लेने का प्रयास करता था, जिससे उसके कई विश्वस्त सेनानायक भी उससे नाराज रहने लगे। दूसरी बात यह थी कि नेपोलियन ने यह नहीं सोचा कि प्रत्येक युद्ध उसके लिए एक नया शत्रु उत्पन्न कर रहा है। तो इस तरह से उसकी महत्वाकांक्षा उसके पतन का कारण सिद्ध हुई। दूसरा उसके पतन का कारण था उसकी शारीरिक शक्तियों का कमजोर पड़ना। निसंदेह नेपोलियन एक शूरवीर सेनानायक था और अनेक युद्धों में उसने अपनी असाधारण सैनिक योग्यता का प्रदर्शन किया था, परंतु आखिरकार वह भी मनुष्य ही तो था। ढलती उम्र के साथ वह अधिक मोटा और विलासप्रिय हो गया था। परिणाम स्वरूप परिश्रम एवं काम करने की उसकी शक्ति दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी के साथ विवाह करने के बाद वह प्रशासनिक कार्य के प्रति उदासीन रहने लगा। जो नेपोलियन दिन रात काम करने तथा अपने मंत्रियों एवं सलाहकारों के साथ घंटों मंत्रणा करने का अभ्यस्त था, वह अब प्रशासनिक कार्य के लिए कुछ घंटे भी नहीं दे पा रहा था। तो ये उसके पतन का एक कारण था। अन्य कारण था उसकी चारित्रिक दुर्बलताएं। नेपोलियन में बहुत सी चारित्रिक कमजोरियां थी। वह क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति था और जल्दी ही आवेश में आ जाता था। इसी कारण उसने विजित देशों के प्रति कभी उदार व्यवहार नहीं किया और अपने शत्रुओं की संख्या में वृद्धि करता गया। प्रोफेसर जे हॉलैंड ने लिखा है कि नेपोलियन का स्वभाव जिद्दी बन गया था, जो उसके पतन का कारण बना। वह समझता था कि मैं जो सोचता हूँ वह ठीक है, मैं जो सोचता हूँ वह ठीक है। सम्राट बनने के बाद उसने अपने योग्य सलाहकारों की राय लेना भी बंद कर दिया। वह स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी की भी उन्नति देखने को उत्सुक नहीं था। अतः उसका पतन स्वाभाविक ही था, केवल समय का इंतजार था और वाटरलू के मैदान में समय ने उसका साथ छोड़ दिया। अगला उसके पतन का कारण था भाई भतीजावाद। शुरू में नेपोलियन ने सरकारी पदों को योग्य व्यक्तियों के लिए खोल दिया था, परंतु सम्राट बनने के बाद वह भी भाई भतीजावाद के चक्कर में फंस गया। उसने अपने एक भाई लुई को हॉलैंड का राजा बनाया, दूसरे भाई जेरोम को वेस्टफैलिया का राजा बनाया, तो तीसरे भाई जोसेफ को स्पेन के सिंहासन पर बैठा दिया। अपनी माँ को उसने राजमाता की पदवी से विभूषित किया। उसने अपने सौतेले पुत्र यूजेन को उत्तरी इटली का वायसराय नियुक्त किया। अपनी बहनों को भी पर्याप्त मान सम्मान दिलवाया। एलिस को लुक्का की राजकुमारी बना दिया और एक अन्य बहन कैरोलिन का विवाह अपने सेनापति मूरा के साथ कर दिया
और मूरा को नेपल्स का राजा बना दिया। इस प्रकार उसने अपने परिवार के लगभग सभी सदस्यों को उजागर कर दिया। क्रांति ने जिस निरंकुश राजतंत्र और सामंतवाद के विरुद्ध संघर्ष करके उसे उखाड़ फेंका था, नेपोलियन ने नए रूप से उसी निरंकुश राजतंत्र और सामंतवाद का निर्माण किया। इससे जनता का रुष्ट होना स्वाभाविक ही था, क्योंकि नेपोलियन की पूरी सतर्कता के बाद भी सामंती व्यवस्था के मूलभूत दोष उसकी शासन व्यवस्था में भी घुस गए थे और ये उसके पतन के कारण सिद्ध हुए। आगे उसका पतन का कारण था उसका अधिनायकवाद होना और जन प्रतिनिधित्व का अभाव। जो जो नेपोलियन की स्थिति सुदृढ़ होती गई, उसमें निरंकुशता घर करती गई, जिसका अंतिम सोपान था अधिनायकवाद। निरंकुशता से जनता में भय और आतंक तो उत्पन्न किया जा सकता है, परंतु निष्ठा और समर्थन प्राप्त नहीं किया जा सकता। फ्रांस के बाहर उसने मनमाने ढंग से पुराने राजवंशों तथा राज्यों का विघटन कर नए राज्यों का निर्माण किया। फ्रांस के अंदर उसने स्थानीय शासन संस्थाओं में निर्वाचन पद्धति को समाप्त कर दिया और निर्वाचित अधिकारियों के स्थान पर अपने विश्वस्त अधिकारियों को नियुक्त किया, जो केवल उसी के प्रति उत्तरदायी होते थे। इससे स्थानीय नागरिक अपने स्थानीय मामलों का प्रबंध करने की सुविधा एवं स्वतंत्रता से वंचित हो गए। कुछ इतिहासकारों ने शायद इसी आधार पर उसके केंद्रीय शासन को अत्याचारपूर्ण बताया है। फ्रांस की जनता को यह बात खटकने लगी थी। वास्तव में उसकी शासन व्यवस्था में जन प्रतिनिधित्व का अभाव था। नेपोलियन ने जनता को केवल सामाजिक समानता प्रदान की। लोकमत एवं स्थानीय स्वशासन के अभाव में उसके साम्राज्य की नींव खोखली होती चली गई और इस तरह से उसका पतन असंभावी हो गया। अब देखिए उसकी सैनिक दुर्बलताएं जो भी उसके पतन का कारण थी। नेपोलियन का साम्राज्य उसके व्यक्तित्व एवं उसकी सैनिक शक्ति पर आधारित था। जब तक उसके व्यक्तित्व में प्रतिभा विद्यमान रही, चमत्कार बना रहा, तब तक फ्रांसीसी और दूसरे लोग भी उससे दबते रहे। परंतु प्रतिभा एवं चमत्कार के लोप होते ही लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया। यही बात उसकी सैनिक शक्ति पर लागू होती है। शक्ति पर आधारित साम्राज्य भी तभी तक फलता फूलता है जब तक शक्ति मौजूद रहती है। शक्ति के नष्ट होते ही साम्राज्य छिन्न भिन्न हो जाता है। शुरू में नेपोलियन की सेना के सामने एक आदर्श था। वह स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के लिए लड़ रही थी, परंतु जब नेपोलियन ने इन आदर्शों की अवहेलना करनी शुरू कर दी तो उसकी सेना का क्रांतिकारी जोश भी समाप्त हो गया। अब उसमें और एक निरंकुश शासक की सेना में कोई अंतर नहीं रह गया। इसी प्रकार शुरू में उसकी सेना राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत थी और दूसरे देशों के लोग भी अपने को निरंकुश शासन से मुक्त करवाने के लिए उसकी सेना की ओर आशा लगाए बैठे रहते थे। परंतु जब नेपोलियन ने अपनी सेनाओं को दूसरे देशों में रखना शुरू कर दिया और अपनी सेना का व्यय भी उनसे वसूल करने लगा तो वे नेपोलियन के विरुद्ध हो गए। इस प्रकार जब नेपोलियन ने दूसरे देशों के निवासियों को भी अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया तो उसकी सेना का राष्ट्रीय स्वरूप भी समाप्त हो गया। शुरू में नेपोलियन को जो सफलताएं मिली उसका एक कारण उसके नए अस्त्र शस्त्र तथा रणनीति थी। धीरे धीरे दूसरे देशों ने भी इन तरीकों को अपना लिया। इस प्रकार उसकी सैनिक श्रेष्ठता का अंत हो गया। फिर नेपोलियन ने इतने अधिक युद्ध लड़े थे कि उसके अधिकांश योग्य एवं युवा सैनिक वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। वाटरलू के मैदान पर जिन सैनिकों के साथ वह अपने भाग्य को आजमा रहा था, उनकी औसत आयु 15-16 वर्ष की थी। उसकी सैनिक निर्बलताएं अंत में उसका पतन का कारण सिद्ध हुई। इसके अलावा नौसैनिक शक्ति की दुर्बलता भी उसके पतन का कारण थी। नेपोलियन के पतन का मुख्य कारण उसकी नौसैनिक दुर्बलता थी। उसने स्थल युद्धों में यूरोप के सभी देशों को पराजित करने में सफलता प्राप्त की, परंतु वह इंग्लैंड को पराजित करने में असफल रहा। इंग्लैंड ही उसका प्रमुख एवं प्रबल शत्रु था और वही नेपोलियन के विरुद्ध बार बार गुटों का निर्माण करता रहा और गुट में सम्मिलित होने वाले देशों को सैनिक साज सामान से मदद करता रहा। इंग्लैंड को अपनी श्रेष्ठ नौसैनिक शक्ति के कारण अपनी सुरक्षा का भय नहीं था।
उसके जहाजी बेड़े को परास्त करना आसान काम नहीं था। नेपोलियन की 2 बार इंग्लैंड के जहाजी बेड़े के हाथों पराजय का मुंह देखना पड़ा। फ्रांस की नौसैनिक शक्ति की दुर्बलता के कारण ही नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था असफल रही। यह तथ्य उसके पतन का एक मुख्य कारण सिद्ध हुई। हालांकि नेपोलियन की बहुत सारी कमजोरियां थी जो उसके पतन का कारण सिद्ध हुई, और जो सूरज तीव्र गति से उग रहा था वो उसी तीव्र गति से अस्त भी हो गया। लेकिन इन सब के बाद भी नेपोलियन के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की क्रांति की एक अमूल्य देन था। उसने अपने जीवन के उदाहरण से यह सिद्ध कर दिया कि प्रखर मानसिक बुद्धि, राजनीति, व्यवहार, रण कौशल तथा शासन कला केवल कुलीन वर्ग में उत्पन्न व्यक्तियों को बपूती नहीं है। वास्तव में वह सीमित अर्थ में क्रांति का शिशु था। फ्रांस और यूरोप को उसने महत्वपूर्ण देन दी हैं। उसने फ्रांस के साम्राज्य का विस्तार किया, एक ऐसा साम्राज्य जिसकी क्षमता किसी भी फ्रांसीसी सम्राट का साम्राज्य नहीं कर सकता। उसने अपनी प्रतिभा और योग्यता के द्वारा पेरिस को यूरोपीय राजनीति का केंद्र बना दिया, और उसका यह महत्व बहुत दिनों तक कायम रहा। पेरिस को यूरोप का कला केंद्र बनाकर उसने फ्रांसीसियों की सौंदर्य एवं अहंकार की भावनाओं को तृप्त करने का प्रयत्न किया। फ्रांसीसियों के लिए उनकी योग्यता एवं प्रतिभा के अनुसार जीवन वृत्तियों के द्वार खोल दिए तथा सभी व्यक्तियों को धर्म की उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की। नेपोलियन भली भांति जानता था कि फ्रांस के लोगों को सामाजिक समानता अधिक प्रिय थी, अतः उसने क्रांति द्वारा प्रदत्त सामाजिक एवं आर्थिक लाभों को कायम रखा। क्रांति काल में भूमि व्यवस्था में जो परिवर्तन किए गए थे उसको भी उसने बनाए रखा। साथ ही जो सामंत फ्रांस छोड़कर भाग गए थे उन्हें भी पुनः आमंत्रित किया। नेपोलियन जितना बड़ा विजेता था उतना ही बड़ा कुशल प्रशासक भी था। यह ठीक है कि उसने एक ऐसे शासन की स्थापना की जो निरंकुशता में फ्रांस की पुरातन व्यवस्था से किसी प्रकार कम न था। फिर भी उसके शासन व्यवस्था में एक विशेषता थी, वह जन कल्याण का हमेशा ध्यान रखता था। उसने ऐसे सुधारों को क्रियान्वित किया जिनसे फ्रांसीसी जनता का जीवन सुखी और समृद्ध हो सके। अपनी तरफ से उसने फ्रांसीसियों को स्वच्छ शासन प्रदान करने का प्रयत्न किया, भ्रष्टाचार को दूर किया, योग्य व्यक्तियों के लिए सरकारी पदों को उन्मुक्त रखा तथा प्रशासन व्यवस्था को दलबंदी से मुक्त रखा। यह नेपोलियन के फ्रांस को बहुत बड़ी देन थी। इसके अलावा नेपोलियन ने फ्रांस की पुरातन शिक्षा पद्धति में सुधार करके उसे प्रोत्साहन दिया तथा पेरिस के विश्वविद्यालयों को यूरोप के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की पंक्ति में ला खड़ा किया। उसकी विधि संहिता एक बहुत बड़ी देन मानी जाती है। इस प्रकार फ्रांस के प्रति उसकी सेवाएं अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। यूरोप ही नहीं अपितु सारा संसार भी कुछ बातों के लिए नेपोलियन का ऋणी है। उसने फ्रांस की क्रांति के अग्रदूत का काम किया। नेपोलियन ने क्रांति के सिद्धांतों को यूरोप में फैलाया और यूरोप के माध्यम से शेष संसार उनसे परिचित हुआ। कहा जाता है कि आधुनिक स्वेज नहर की योजना सबसे पहले उसी ने बनाई थी। मिस्र के प्राचीन सभ्यता का पता लगाने का श्रेय भी उसी के एक सैनिक अधिकारी को दिया जाता है। यूरोप में जहाँ जहाँ भी नेपोलियन पहुँचा उसने स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का प्रचार किया। विजित क्षेत्रों को निरंकुश सामंत्य प्रथा से मुक्त किया और अपने द्वारा निर्मित विधि संहिता को लागू करके न्याय प्रदान किया। उन सभी क्षेत्रों में से दास प्रथा तथा अर्धदास प्रथा का उन्मूलन किया तथा धर्म के नाम पर की जाने वाली जातियों को बंद किया। उसने यूरोप के इन क्षेत्रों में सामाजिक समानता तथा प्रजातांत्रिक जातियों को बंद कर दिया। नेपोलियन के शत्रु देश भी उनकी इस बातों को अपनाने लगे, किंतु यूरोप को नेपोलियन की सबसे बड़ी देन है राष्ट्रीयता की भावना का विकास। इस भावना को उसने 2 तरह से उत्पन्न किया। पोलैंड आदि देशों में उसने जानबूझकर राष्ट्रीयता की भावना को उभारा, लेकिन स्पेन तथा जर्मनी में उसने अपनी निरंकुश सत्ता को आरोपित कर वहाँ के निवासियों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया। इटली और जर्मनी में उसने अनजाने ही एकीकरण के आंदोलन के लिए बीज बो दिए। जर्मनी में उसने पवित्र रोमन साम्राज्य का अंत करके तथा सैकड़ों जर्मन राज्यों को पड़ोस के बड़े जर्मन राज्यों में मिलाकर एकीकरण की पृष्ठभूमि का निर्माण किया। इसी प्रकार उसने इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया।
वस्तुतः उसे आधुनिक यूरोप का निर्माता कहा जा सकता है। इसमें संदेह नहीं कि नेपोलियन क्रांति का ही शिशु था। कम से कम बाहरी स्वरूप में उसने फ्रांस के गणतंत्र को कायम रखा था। क्रांति के समय की भारी उथल पुथल के फलस्वरूप ही वह फ्रांस के राजनीतिक रंगमंच पर आया था। वह भी अच्छी तरह से जानता था कि जनतांत्रिक पद्धति की विशेषताओं और सैनिक अभियानों की सफलता के कारण ही पूरा यूरोप फ्रांस के सामने थरथरा गया था। बोनापार्ट क्रांति के इस पहलू को कायम रखना चाहता था। लोगों की राजनीतिक स्वतंत्रता भले ही चली जाए, किंतु सामाजिक समानता परम आवश्यक थी। अतः नई व्यवस्था में योग्यता के अलावा उन्नति का दूसरा मार्ग न था, परंतु साम्राज्य को कायम करके वह क्रांति के सिद्धांतों से बहुत दूर चला गया। यही बात उसके पतन का कारण बनी। उसके गौरवमय जीवन का अंत हो गया। तो ये था नेपोलियन बोनापार्ट, जिसका पतन हुआ। पतन के लिए कुछ कारण जिम्मेदार थे और उगता हुआ सूरज डूब भी गया, लेकिन उसके बाद भी वह बहुत कुछ यूरोप को और दुनिया को दे गया, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। अब अगले वीडियो में हम आधुनिक भारत के अन्य टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगले वीडियो में हम आधुनिक भारत और विश्व के इतिहास, जो बीए थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं, उनके ही किसी टॉपिक को लेकर हम आगे आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।